हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। मान लेते हैं कि एक तार है जिसकी लंबाई L अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है। तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। तार के सिरों पर V विभवांतर स्थापित किया जाता है जिससे तार में I धारा बहती है। अब यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तब तार में धारा I इक्वल हो जाएगा NeAVA। पीछे पड़े धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो सबसे पहले क्या मानना है कि माना एक तार की लंबाई L अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल A है। तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। जब तार के सिरों पर V विभवांतर स्थापित किया जाता है तो तार में I धारा बहती है। तो उस में यदि इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है, तब तार में धारा I बराबर NeABD, जहाँ E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के लिए फार्मूला पढ़ा आपने, E बराबर होता है V/dt। या यहाँ D है, D के स्थान पर हम क्या लेंगे? तार की लंबाई, इसलिए E बराबर हो जाएगा V/L। ठीक। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल, ठीक, बल ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे। आपने इससे पहले पढ़ा था E बराबर होता है F/Q। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q। यहाँ से आप ज्ञात करें तो होगा QE। तो यहाँ भी उसी तरह से बल F बराबर होगा आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन यहाँ आवेश जो लेंगे हमें किस पर बल चाहिए? इलेक्ट्रॉन पर। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे, और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? E होता है। तो इसलिए यहाँ क्या ले लेंगे हम? E, और साथ में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी? E। F इक्वल E का मान यहाँ से रख दें, हो जाएगा EV/, F बराबर हो जाएगा EV/L। आगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान M, स्मॉल m है। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है, तब उत्पन्न त्वरण किस फार्मूले से त्वरण ज्ञात करेंगे? न्यूटन के 3 इंच। A इक्वल क्या होता है? F/m होता है। अब यदि F इक्वल F/m, तो F का मान यहाँ से लिख सकते हैं। A इक्वल हो जाएगा EV/mL, समीकरण नंबर 2। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन में जो वैद्युत क्षेत्र के कारण त्वरण उत्पन्न होगा वो ये मिलेगा, A इक्वल EV/mL के बराबर त्वरण उत्पन्न होगा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन में। ठीक।
अब चूंकि तार के अंदर जब मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो बार बार क्या होते हैं, टकराते रहते हैं। किससे? धन आयनों से। और किसी धन आयन से टकराने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का वेग वैद्युत क्षेत्र E के विपरीत दिशा में बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में गति करते हैं? वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसलिए इलेक्ट्रॉन का वेग किधर बढ़ेगा? वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बढ़ेगा। अब यदि सपोज करें कि एक यहां से यहां तक का टक्कर हो और इस टक्कर के बीच से का समय है टाउ। कितना समय है? टाउ है, टो। ठीक, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय टो। तो एकांक समय में वेग में वृद्धि को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी एकांक समय में वृद्धि कितनी होगी? ए। हमारे पास समय कितना है दो क्रमागत टक्करों के बीच का? टाउ। तो टाउ समय में कितना वृद्धि हो जाएगी? टाउ से क्या करें? इसे गुणा कर दो। यानी दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी इलेक्ट्रॉन का वेग कितना बढ़ जाएगा? ए टाउ बढ़ जाएगा। दो क्रमागत टक्करों के बीच किसी इलेक्ट्रॉन का वेग कितना बढ़ेगा? ए टाउ हो जाएगा। ठीक, अब यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अनुपस्थिति में कहिए, वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन का ऊष्मीय वेग U1 है। कितना है? U1 है। तब दो क्रमागत टक्करों की स्थिति में क्या कर सकते हैं? U1 है, तब क्षेत्र की उपस्थिति में दो क्रमागत टक्करों क्षेत्र की उपस्थिति में दो क्रमागत क्षेत्र की उपस्थिति में बाद में लिख लेते हैं। वेग बढ़कर पहले कितना था? U1। ठीक, बढ़ेगा कितना? प्लस ए त्वरण और लगा समय, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय ले लें। दो क्रमागत टक्करों के बीच क्या समय? एक इलेक्ट्रॉन के लिए सपोज कर लेते हैं टाउ। टाउ तो हमने जनरल सपोज करना। तो क्षेत्र की उपस्थिति बढ़कर U1 प्लस ए टाउ1 हो जाएगा। ठीक, जहां टाउ1 क्या है? दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय। ठीक, इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉनों ठीक के वेग बढ़कर क्रमशः पहले का हो गया U1 प्लस ए टाउ1, दूसरे का हो जाएगा U2 प्लस ए टाउ, गामा U3 प्लस ए टाउ3, गामा डॉट डॉट हो जाएगा ऐसे सबका। ठीक, अब चाहिए क्या हमें? अनुगमन वेग। ठीक, कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? n। अतः इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। अनुगमन वेग चाहिए तो अनुगमन वेग वास्तव में किससे नोट करते हैं? BD से। अनुगमन वेग है क्या? जो ये वेग बढ़ रहा है
सभी इलेक्ट्रॉनों का। इन्हीं का एक औसत वेग ही क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। ठीक, एक नियत वेग जिससे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में गति करता है, उसी को क्या कहते हैं? उसका अनुगमन वेग। तो सभी वेगों का हम क्या ले लें? औसत। और यही औसत किसके बराबर होगा? अनुगमन वेग। तो सबका औसत ले लें तो आएगा u1 प्लस a τ1 प्लस u2 प्लस a τ2 प्लस ऐसे जोड़ते थे, लास्ट में क्या आएगा? u1 प्लस a τn। औसत लेने के लिए कितने पद है हमारे पास? एक तो कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो n से क्या करें? भाग। अब इसको अलग अलग लिख लेंगे तो हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डाटा un बाई n। दूसरे वाले पद में देखिए सब में a है, a कॉमन में है, बाकी क्या रहेगा? सब τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 डाटा τn बाई n। ठीक, अब ये पद देखें तो ये क्या है? ऊष्मीय वेगों का औसत है। किसका औसत है? ऊष्मीय वेग। और पीछे भी हमने पढ़ा था कि ऊष्मीय वेगों का औसत क्या होता है? शून्य होता है। तो ऊष्मीय वेगों का यदि औसत शून्य होता है तो ये हो गया जी। ठीक, प्लस बचा क्या? a। अब इसका औसत ले लें तो ये दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय है। और श्रांत काल की डिफिनीशन क्या है? कि दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय को ही अब क्या कहते हैं? श्रांत काल कहते हैं। तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? श्रांत काल। और श्रांत काल को किससे नोट करेंगे? टो से। ठीक, तो बी डी बराबर यहां से किसके मिलेगा? ए टो। मिटा दे रहे हैं पीछे से। जहां श्रांतिकाल है टू क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। श्रांतिकाल टू इक्वल है 2 1 प्लस 2 2 प्लस 2 n बाई n। ठीक, अब वी डी इक्वल क्या मिलेगा? ए टू। ए का मान समीकरण 2 से रखने पर वी डी बराबर किसके मिल जाए? ये मान रखना हो गया ई बी बाई एम एल साथ में 2। ये एक संबंध मिल गया। क्या मिल गया? ये संबंध मिल गया। किसके किसके बीच का संबंध है? विभवांतर और अनुगमन वेग। या आप बी बाई एल को ई लिख सकते हैं। बी बाई एल को क्या लिख सकते हैं? ई का ही मान तो रखा था। ये संबंध हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र और अनुगमन वेग। तो यहां से आप विभवांतर और वैद्युत विभवांतर और साथ में अनुगमन वेग के बीच का संबंध भी लिख सकते हैं। या इसी संबंध को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी डी इक्वल ई बाई एम और ई टाउ, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये रिलेशन मिल गया आपको किसके किसके बीच? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग और तार के स्वरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बीच का क्या है? संबंध। अब आ जाएगा कि बी डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 में रख दिया जाए, बिठा दे रहे हैं। अब इन बी डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो समीकरण 1 ये है, आई इक्वल हो जाएगा एन ई ए और बी डी का मान यहां से ई बी बाई एम एल टाउ। ठीक, या आई इक्वल एन ई का ई से उड़ा हुआ स्क्वायर। ठीक, एन ई स्क्वायर टाउ लिख लेंगे बाई एम
एल, एल को हटा लेते हैं, यहाँ ले आते हैं ए बाई एल, और क्या बचा, साथ में बच गया बी। ठीक, अब यदि ज्ञात करें बी अपान आई, ठीक, तो बी इधर आ गया तो यह आ जाएगा एम अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एल, ये तो बचा नहीं, उल्टा, ये एल ऊपर जाएगा, ये नीचे। ठीक, तो ये एक संबंध मिल गया, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए बी अपान आई स्क्वायर। अब देखें ओम का नियम यहां से मिल रहा है कि नहीं, तो एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, नियत, ठीक, एल तार की लंबाई है, भौतिक अवस्था नहीं बदलेगी तो तार की लंबाई नहीं बदलेगी, एन प्रत्येकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी नहीं बदलेगी, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये भी नहीं बदलेगा, भौतिक अवस्था नहीं बदलेगी तो ए भी नहीं बदलेगा, परस्पर क्षेत्रफल है। टाउ, टाउ किस पर निर्भर करता है, ताप पर, भौतिक अवस्था में ही आता है तार का ताप, तो ताप नहीं बदलेगा तो टाउ नहीं बदलेगा, यानी रिलेक्सेशन टाइम नहीं बदलेगा, यानी सारी चीजें क्या होंगी, नियत होंगी। कब, इस तार की भौतिक अवस्था नहीं बदल रही, तो ये सब नियत होगा, उस स्थिति में बी अपान आई मिलकर क्या हो गया आपका कांस्टेंट, और यही क्या है ओम का नियम। ठीक, कि तार की भौतिक अवस्था नहीं बदलती है तो चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है, और इसी को क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध आर, यानी ये बराबर किसके है, आर के। तो ये मिल गया आर, या आर को आप बराबर लिख सकते हैं यहां से किसके बराबर, एम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ, यानी विद्युत प्रतिरोध का ये फार्मूला मिल गया है, किसके पदों में, पैरामीटर्स के पदों में, प्राचलिक समीकरण कहते हैं इसको, पैरामीट्रिक इक्वेशन कहेंगे, किसका, विद्युत प्रतिरोध का। कौन सा इक्वेशन है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण कहलाता है। इस तरह से जो है उनको नियम को आप प्राप्त कर सकते हैं। जब भी कहेगा अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए तो यही करना है, या दूसरा तरीका अपना सकता है, कह सकता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो सब कंडीशन के लिए ही लिखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। आइए आगे देखते हैं। वैद्युत परिपथ दो प्रकार के होते हैं, एक ओमीय परिपथ, दूसरा अनोमीय परिपथ। ओमीय परिपथ क्या होते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, उन परिपथों को हम कहते हैं ओमीय परिपथ। लेकिन प्रत्येक वैद्युत परिपथ जो है ओम के नियम का पालन नहीं करता। जैसे यदि किसी परिपथ में जो है प्रतिरोध तार के स्थान पर हम एक टार्च का बल्ब ले लें, ठीक, और टार्च के बल्ब पर विभिन्न विभवांतर पर जो है धारा प्रवाहित करें, तो ओम के नियमानुसार तो हमें एक सीधी रेखा मिलनी चाहिए, लेकिन इसमें एक सीधी रेखा ना मिलकर कुछ इस तरह से रेखा मिलती है टार्च के बल्ब के लिए नियम का पालन। यानी प्रारंभ में तो ये ओम के नियम का पालन करता है, लेकिन जब धारा अधिक हो जाती है और विभव बढ़ जाता है तो पूर्णतः ओम के नियम का ही पालन नहीं करता। अर्थात कह सकते हैं कि तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है अधिक धारा प्रवाहित करने पर। इसके अतिरिक्त और भी कुछ ऐसे परिपथ हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जैसे द्रव अपघटनों, निर्वात नलिकाओं, ठीक, वैक्यूम ट्यूब जिसे कहते हैं, ठीक, क्रिस्टल विष्टकारी, थर्मिस्टर एक अर्धचालक है, और भी है ट्रायोड वाल्व है, डायोड वाल्व है, ठीक। ऐसे विभिन्न प्रकार के परिपथ हैं जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते।
तो ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं उन परिपथों को हम अनोमीय कहते हैं, यानी अनोमीय परिपथ कहते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के परिपथ, एक ओमीय परिपथ, दूसरा अनोमीय। ओमीय परिपथ क्या होते हैं? जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन करते हैं, जैसे विद्युत प्रतिरोध या पंखा है, ये सब ओम के नियम का पालन करते हैं। ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते अनोमीय परिपथ कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में क्या है? वैक्यूम ट्यूब्स है, थर्मिस्टर, डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व, ट्रांजिस्टर, तापानिक वाल्व जिसे कहते हैं। ठीक, ये सब क्या है? ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते। अब बात आती है ही गत्यात्मक प्रतिरोध की। कौन सा प्रतिरोध? गत्यात्मक प्रतिरोध। ठीक, डायनेमिक रेजिस्टेंस। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या है? ध्यान दें, यदि अनियमित परिपथ के किसी खंड में, ठीक, विभवांतर में परिवर्तन डेल्टा भी करने पर, ठीक, धारा में परिवर्तन क्या हो? डेल्टा आई हो, तो इसी अनुपात डेल्टा बी अपान डेल्टा आई को हम क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। उस परिपथ खंड का क्या कहते हैं? गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। तो यही क्या कहलाएगा? इसका गत्यात्मक प्रतिरोध। अनुमेय परिपथ के लिए मिलता है। ठीक, तो ये किसी अनुमेय परिपथ के किसी खंड के वैद्युत विभवांतर में परिवर्तन, छोटे से परिवर्तन डेल्टा बी के कारण धारा में परिवर्तन कितना है? डेल्टा आई है, तो अनुपात डेल्टा बी अपान डेल्टा आई उस अनुमेय परिपथ का क्या कहलाता है? गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। अब यदि ग्राफ दिया है तो कैसे गत्यात्मक प्रतिरोध आप ज्ञात करेंगे? सपोज कर लें ऐसे दिया ग्राफ, एक पॉइंट यहाँ है P, एक पॉइंट यहाँ है Q, आपको ज्ञात करना है गत्यात्मक प्रतिरोध। तो आप करेंगे क्या? यहाँ से और यहाँ से एक लंब डाल दीजिए, मान लीजिए पॉइंट मिल गया R, इधर है B और इधर है I। तो यही गत्यात्मक प्रतिरोध के लिए आप देखें तो B में कितना परिवर्तन हो रहा है? यहाँ से P से Q के बीच PR, ये हो गया PR, डेल्टा B का भी, ये डेल्टा B हो जाएगा और ये डेल्टा I के मान में परिवर्तन इस P से Q खंड के लिए कितना हो गया? QR। तो ग्राफ से सीधे आप इस तरह से पा सकते हैं PR/QR। ठीक, अब चूंकि इस तरह से आप R को चाहे तो दूसरा कुछ आप सिंबल यूज कर सकते हैं, यस मान लें, T मान लें, समथिंग कुछ। तो इस तरह से आप गत्यात्मक प्रतिरोध आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यदि ग्राफ दिया गया है तो भी।